तो जी, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखा हमने कॉपर का तार था, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। हमने देखा कि उसके परमाणु जो है अगर बड़ा रूप में देखें तो उसमें जो है अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरे परमाणु में भी ऐसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। दूसरे जो परमाणु की आखिरी कक्षा है उसमें 31 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, 31 इलेक्ट्रॉन की खाली है। तो किसी कारण से इस इलेक्ट्रॉन को अगर ऊर्जा मिल जाए, एनर्जी मिल जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करके इस इलेक्ट्रॉन में चला जाएगा, क्योंकि इधर 31 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है ना, इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है ये जब इधर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिलेगी तो वो कहाँ हो जाएगा, जंपिंग यहाँ कर देगा। फिर उसके बाद जंपिंग कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी। अर्थात होगा क्या, यदि हम यहाँ से देखना, ये सारे परमाणु है, यदि तो यहाँ यदि इसको एनर्जी दें, इसको फोर्स लगाएं, इधर फोर्स लगाएं, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जंप करके इधर चला जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। मतलब इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसका परमाणु इधर आ गया, जंप करके इधर आ गया, इधर से आ गया जंप। समझ में आ रहा है क्या हो रहा, इधर से मैंने क्या लगाया, केवल इसको एनर्जी दी, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, ये एनर्जी लेके इधर आ गया, वही एनर्जी इसको मिल गई, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके इस पर दूसरे वाले परमाणु में जंप कर जाएगा, जो कि यहाँ पर बना हुआ होगा, और फिर इसके परमाणु कहाँ जाएगा, अगले। ये जंपिंग होती रहेगी ना, ये जंपिंग होने के कारण से ही इस पूरे तार में इलेक्ट्रिक जनरेट हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा। ये परमाणु पूरे तार में फैले हुए हैं, मैंने सब जगह नहीं बनाए, बहुत सारे नहीं बनाए, बहुत सारे बनाने थे मेरे को। वो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन की जंप, जो इलेक्ट्रॉन जंपिंग कर रहे हैं, वो जंपिंग जपाक जंपक जंपक सुना, आईपीएल की ट्यून थी। ये जो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो रही है, उसे ही पहले वैज्ञानिकों ने क्या माना, इलेक्ट्रिक करंट माना, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अवधारणा पहले की थी। ये जो फोर्स आया, इसको अगर हम कंपेयर करें, एक क्लास में आप लोग खड़े हुए मान लीजिए, एक क्लास में लाइन बना के आप लोग, मैं क्लास में ऐसे ही करवाता हूँ, जब क्लास में होते हैं तो इसको इस तरह से समझाता हूँ। मान लीजिए एक लाइन में आप चार लोग खड़े हुए हैं, है ना। तो क्या होगा, यदि ये वाला बंदा, मान लीजिए चारों इलेक्ट्रॉन है ना, चारों इलेक्ट्रॉन है। ये करा भी होगा तुम लोगों ने बचपन में, क्या अभी भी करते होगे, जब छत पे लाइन लगाते खड़े होते होगे, तो यदि ये बंदा धक्का देगा, तो क्या होने वाला है वो धक्के का, अगर पीछे से कोई इंसान इसको धक्का देगा, तो क्या होगा वो धक्का, ये धक्का इसको देगा, ये धक्का इसको देगा, धक्कम धक्की चालू हो जाएगी, वो धक्का आगे तक पहुंचता जाएगा। सेम यहाँ पर यही धक्का जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के कारण से हो रहा है। अब वो धक्का कौन दे रहा है, शुरुआत कौन कर रहा है धक्का देने की, अभी बता दूं। वो धक्का कहलाता है वोल्टेज, जो शुरुआती धक्का देता है ना, उसको बोलते हैं वोल्टेज। और धक्के के बाद से जो धक्कम धक्की चालू हो गई, इलेक्ट्रॉन की जंपिंग जपाक जंपक जंपक चालू हो गई, जो इलेक्ट्रॉन जंप करता जा रहा है एक से दूसरे परमाणु में, जिसके कारण से क्या जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक, उसको उसको बोलते हैं करंट। धक्का किसने दिया, वोल्टेज ने। धक्कम धक्की चालू हो गई तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू हो गए, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू हो गए, और उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से क्या जनरेट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गया, है ना। तो पहले बोला गया, सिंपल सी डेफिनेशन में, करंट की डेफिनेशन कोई बोलेगा इसको याद मत रखना, गलत है ये डेफिनेशन। पहले जो डेफिनेशन बनी करंट की, वो बनी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सालों तक चलती रही। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये गलत है, क्यों गलत है मैं बताऊंगा। पहले बहुत सालों तक ये चलती रही डेफिनेशन, लेकिन 10th क्लास में ये भी चालू हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन 12th क्लास में फिर कंफ्यूज हो जाओगे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाती है, ये ऐसा माना गया पहले। लेकिन बाद में जो है वो, ये चीज जो है वो गलत सिद्ध हो गई। कैसे, प्रैक्टिकल के आधार पर, प्रैक्टिकल के आधार पर ये माना गया। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया ना, धक्का कौन दे रहा है, वोल्टेज दे रहा है, उस वोल्टेज के कारण से क्या जनरेट हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है।
पहले माना गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन बाद में ये अवधारणा गलत सिद्ध हो गई। बाद में अवधारणा ये आई कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जैसे कॉपर का तार लिया हुआ है, यदि अपन ने यहाँ पर, यदि ये कॉपर का तार है तो कॉपर के तार में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन ये देखा गया कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जैसे मैं थोड़ा सा परमाणु बड़ा कर देता हूँ, है ना, अब यहाँ पर परमाणु, बहुत सारे परमाणु होंगे, ये देखा गया कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर से एनर्जी मिली तो इस डायरेक्शन से इस पे इधर आया, इस पे इधर से इधर आया, इधर से इधर आया, तो होगा क्या, इस पूरे तार पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता रहेगा। लेकिन देखा गया अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, यदि इससे इसमें, इसमें जा रहा है, तो देखा गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट था उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। बोले ऐसा क्यों हुआ? ऐसा जब स्टडी करी तो उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो तो हो रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन फ्लो जिस कारण से हो रहा है उसका रीजन है आवेश। आवेश का जो प्रवाह हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, और उसी आवेश के प्रवाह के कारण से जो करंट की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, वो जस्ट अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में बह रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में बह रहा है, इस डायरेक्शन में बह रहा है। किस डायरेक्शन में? आवेश की डायरेक्शन। और फिर विद्युत धारा की नई डेफिनेशन जन्म ली, जिसको बोलते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। ये डेफिनेशन आपको याद रखना, कितनी सरल से डेफिनेशन है ना। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा को नापते काहे में? एम्पियर में। कल ही देखा था ना आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा, रेटिंग काहे में? एम्प में लिखी हुई होगी, या फिर केवल ए लिखा हुआ होगा, है ना। वो क्या है? एम्पियर है, करंट, विद्युत धारा का मान है कि वो विद्युत धारा कितनी जनरेट कर रहा है, मतलब प्रवाहित कर रहा है, या फिर उसमें कितनी दी जा रही है। एम्पियर में जो है वो क्या नापते हैं? विद्युत धारा नापते हैं। और विद्युत धारा की परिभाषा क्या हो जाएगी? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब इसका थोड़ा सा बात कर लें। आवेश प्रवाह तो हम समझ गए कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं, प्रोटॉन पर आवेश होते हैं, वो जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे होते हैं, जिसके कारण से करंट डेवलप हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये दर क्या चीज है भैया? दर क्या चीज है? मैंने 9th क्लास में बताया कि कभी भी दर आ जाता है तो क्या करते हैं, बताया है क्या? अगर किसी भी डेफिनेशन में दर आ जाता है तो क्या करते हैं भाई? हाँ ना तो बोल दो कम से कम, मतलब कंफ्यूजन की स्थिति में हो कि बताया कि नहीं बताया, बताया है लेकिन भूल गए। अगर बताया है और भूल गए तो भी बता दो कि हाँ याद तो है कि कुछ बताया था ऐसा, लेकिन याद नहीं है कि क्या बताया था। महान इंसान हो, हाँ ना तो बोल दो। भैया नहीं बताया। नहीं बताया तो बोल तो दो दादा, नहीं बताया, डायरेक्ट बोल दो नहीं बताया। ठीक, अब बता रहा हूं, इसको ध्यान रखेंगे। साइंस में जब भी दर शब्द आएगा, उस दर का मतलब होता है आपको उस क्वांटिटी में डिवाइड कर देना है समय से। समय बोले तो टी, मतलब यहाँ पर क्या मतलब निकलेगा? यहाँ पर किस क्वांटिटी की बात हो रही है? आवेश की। तो मैं क्या करूंगा, किस में डिवाइड कर दूंगा समय को? समय का डिवाइड किस में करना पड़ेगा? आवेश में। ये चेंज होती रहेगी हर एक परिभाषा में, लेकिन दर वही रहेगा। दर का मतलब हो जाएगा समय से डिवाइड करना। हमेशा याद रखना इस चीज को, कभी भी साइंस में कोई डेफिनेशन में दर शब्द आया है तो मतलब क्या किया होगा? समय से विभाजित किया होगा, भाग दिया होगा, है ना, समय से भाग दिया होगा। तो यहाँ पर जो ये बना है ना, आवेश बटे समय, ये हो जाता है फॉर्मूला हमारे पास करंट का। विद्युत धारा का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आवेश बटे समय। विद्युत धारा का गणित का जैसे फॉर्मूला बनाते हैं ना अपन, वैसे अपन ने काय का फॉर्मूला बनाया है? आवेश का, सॉरी, करंट का। करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आवेश बटे समय। इसको अगर इंग्लिश में बोले तो आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और समय को तो टी से करते ही हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू मतलब आवेश, चार्ज, टी मतलब समय। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इस कॉपर के तार में
अगर हम इस कॉपर के तार में यहाँ कोई फिल्टर लगा दें, कहाँ पर, कहीं पर भी लगा दो एक जगह, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर एक फिल्टर लगा दिया, तो एक सेकेंड में, एक सेकेंड में जितने चार्ज इस फिल्टर में से होकर गुजरेंगे, एक सेकेंड में जितने चार्ज इस फिल्टर में से होकर गुजरेंगे, उसको बोलेंगे हम विद्युत धारा। क्या बोला मैंने? एक सेकेंड, ये मैंने क्या लगाया, एक फिल्टर लगा दिया काउंट करने के लिए, किसको, चार्ज को काउंट करने के लिए, कि ये मेरे को क्या बता दे। अब रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, ये केवल बता रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या डिस्क्राइब कर रहा है, सही में ऐसा कोई फिल्टर नहीं आता है। हालांकि हम जो चार्ज नापते हैं वो विद्युत धारा से ना, वो अमीटर से नाप सकते हैं, अमीटर के बारे में बता रहा हूँ क्या होता है, लेकिन वो अलग तरीके से नापते हैं, है ना। मैं अभी केवल परिभाषा डिस्क्राइब करने की बोल रहा हूँ। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक कोई ऐसी डिवाइस लगा दी जो कि इससे गुजरने वाले आवेशों को काउंट कर सके। ये डिवाइस क्या करेगा, ये डिवाइस जो है एक सेकंड में, एक सेकंड में जितने आवेश निकले, जितने आवेश निकले वो हमको बता देगा, और वही क्या होगी, वही विद्युत धारा का मान होगा, काय में, एम्पियर में, है ना। उदाहरण के लिए मान लीजिए, यदि आवेश की मात्रा, आवेश काय में नापते हैं, कूलाम में नापते हैं, आवेश कूलाम में नापते हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए एक सेकंड में, एक सेकंड में उस फिल्टर से या उस डिवाइस से एक कूलाम आवेश निकल रहा है, एक कूलाम आवेश निकल रहा है, तब हम बोलेंगे कि विद्युत धारा का मान कितना है, 1 एम्पियर। बात समझ में आई? यदि एक सेकेंड में आवेश प्रवाह की दर, मतलब आवेश, आवेश जितने बह रहे हैं, कितने आवेश बह रहे हैं, एक कूलम बह रहे हैं, तो वहां पर धारा का मान कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। ये 1 एम्पियर की परिभाषा होगी, कहाँ से बनाई, फॉर्मूले से बनाई। मैंने, याद होगा आपको, इसके पहले ही बता चुका हूँ, जो है वो पता नहीं कौन से फॉर्मूले में आया था, बताया था आपको कि एक जूल, मतलब एक कोई भी जैसे वाट जाता है तो उसकी डेफिनेशन कैसे बनाते, फॉर्मूले से ही बनाते हैं। यहाँ पर यदि हम एक सेकेंड में बात करें, एक सेकेंड में उस तार से एक कूलम आवेश निकल जा रहे हैं, तो धारा का मान कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, किसी चालक तार में से एक सेकेंड में आवेशित प्रवाह की जो मात्रा है, जो आवेश प्रवाह हो रहा है उनकी मात्रा कितनी, 1 कूलम है। अगर आप सिंपल सी बात बोलो, एक किसी चालक तार में से एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलम है, तो वहां पर करंट का मान होगा 1 एम्पियर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। यार वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो सब। अंधेरे में बैठे हुए, अंधेरे में बैठे रहो, लेकिन वीडियो ऑन करो। क्या बोल रहा हूँ मैं, आप ध्यान से सुनना। पहले वैज्ञानिकों ने माना, ये कोई कॉपर का तार है, यदि कॉपर का तार है तो इसमें परमाणु भी काय के होंगे, कॉपर के ही होंगे। पहले वैज्ञानिकों ने माना कि इस परमाणु में क्या होता है, यदि हम कोई फोर्स लगाएं, कोई एनर्जी प्रोवाइड करें, इसमें ऊर्जा प्रोवाइड करें, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जो है वो जंप करते जाएंगे, और जैसे जैसे वो जंप करते जाएंगे तो वो पूरे तार के थ्रू क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे तो अपने साथ साथ क्या वो जनरेट करेंगे, वो जनरेट करेंगे करंट, इलेक्ट्रिक करंट। पहले वैज्ञानिकों ने ये माना, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने बैठे तो उनको पता चला कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट नहीं है, हाँ एक कारण बन रहा है उसका, लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा था, रियलिटी में इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे थे, तो करंट किस डायरेक्शन में जा रहा था, आई किस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में।
तो वैज्ञानिकों को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ा कि भैया कहाँ गलती हुई है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट तो उत्पन्न हो रहा है, ये तो सही है, लेकिन डायरेक्शन सेम क्यों नहीं है। जब उन्होंने देखा तो पाया कि जो आवेश थे, इन परमाणु पर आवेश थे, वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे थे। वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे थे, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे थे। आवेश कौन से, आइदर पॉजिटिव या ऋणावेशित, धनावेशित या ऋणावेशित, दोनों ही आयन जो है, आवेश जो है, वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे थे। तो उन्होंने करंट की नई डेफिनेशन बनाई, डेफिनेशन मतलब परिभाषित किया उसको, और उन्होंने बोला कि भैया करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना, इलेक्ट्रॉनों का चलना, इलेक्ट्रॉनों का बहना करंट नहीं है। करंट क्या है, आवेश प्रवाह की दर करंट है। करंट की डेफिनेशन क्या बनाई, आवेश प्रवाह की दर करंट है। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ इसके डेफिनेशन से, इसके फॉर्मूला बनाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमको ये समझ में आ गया कि आवेश प्रवाह की दर को हम बोलते हैं विद्युत धारा, ये भी ठीक है। अब हम ये बात करते हैं इसकी डेफिनेशन से, इसका फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं जो गणितीय हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेगा, है ना। इसके पहले भी आप लोगों ने कई फॉर्मूला बनाए, जैसे कि जो है वो कार का फॉर्मूला बनाया था आपने 9th क्लास में, कार बराबर से बल गुणित विस्थापन, ये होता है ना बल गुणित विस्थापन। इसको अगर इंग्लिश में बात करूं तो W इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इनटू डी, थोड़ा बहुत याद होगा। वैसे ही अपन क्या बना रहे हैं, जो विद्युत धारा की डेफिनेशन से अपन इसका फॉर्मूला बना रहे हैं कि इसका करंट का क्या होगा, वो फॉर्मूला वो होगा जो आई की वैल्यू होगी, वो बोल रहे हैं आवेश प्रवाह की दर। मैंने आपको बताया दर जहां पर भी आ जाता है वहां पर बटे में आ जाता है समय, और परिभाषा क्या बोल रही है, आवेश प्रवाह की दर, ऊपर क्या आएगा, आवेश। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। मतलब फॉर्मूला, अगर आवेश को अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखना चाहूं तो विद्युत धारा का तो मैंने आई लिखा ही हुआ है। आवेश को क्या बोलेंगे, आवेश को बोलेंगे चार्ज मतलब क्यू, और समय को बोलेंगे टी। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। जैसे हम हर चीज की इकाई पूछते हैं कि किसमें वजन नाप रहे हो तो किलोग्राम में नाप रहे हो, हाइट नाप रहे हो तो सेंटीमीटर में, लेंथ नाप रहे हो तो किलोमीटर में, हर चीज की यूनिट होती है ना, इकाई होती है ना। पैसे नाप रहे हो तो रुपए में, हर चीज की इकाई होती है। वैसे करंट की भी इकाई चाहिए हमको, तो करंट की इकाई होती है एम्पियर। एम्पियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है, उसी की वैज्ञानिक के नाम पर उन्होंने ही करंट की खोज की थी, उन्हीं के नाम पर जो है इसकी इकाई क्या रखी गई, एम्पियर रखी गई। एम्पियर हो गई। और एम्पियर क्या, एम्पियर यहाँ लगाते हैं, जाहिर सी बात। अब बात करते हैं एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। अगर कोई पूछे आपसे कि एक एम्पियर क्या होता है, एक एम्पियर की परिभाषा कहाँ से बनेगी, इस फॉर्मूले से ही बनेगी। जो फॉर्मूला अभी आपने देखा इसी फॉर्मूले से बनेगी। कैसे बनेगी, यहाँ पर मुझे आई की वैल्यू 1 चाहिए, आई की वैल्यू 1 आए, है ना। ध्यान से देखना, इसको दूसरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इस फॉर्मूले में मुझे आई की वैल्यू 1 चाहिए, तो मुझे क्यू और टी की वैल्यू कितनी रखना पड़ेगी कि आई की वैल्यू 1 मिले। इसके मान कितना रखूं मैं, सेम रखना पड़ेगा, या तो 1 रखूं, या 2 रखूं, या 3 रखूं। जितना आवेश उतना ही कुल समय की मात्रा रखूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, आई की वैल्यू 1 मिल जाएगी। ओ भाई, आई देखो, आई पर क्यू का मान यदि मान लीजिए 5 कूलम है, और टी का मान भी 5 सेकेंड है, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर हो जाएगी ना। अगर 5 की जगह 3 है, मान लो 5 की जगह 3 है, आवेश की मात्रा 3 है और टाइम की मात्रा भी 3 है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर हो जाएगी। तब भी होगी 1 एम्पियर। मतलब कूलॉम और आवेश और टाइम की मात्रा सेम होगी तो ही हमको आई की वैल्यू 1 मिलेगी। अब यहाँ पर बोल दे रहे हैं हम, अगर आपको क्या बोला, 1 एम्पियर बोला हुआ है। अब यहाँ पर एक और कंडीशन लगा देता हूं मैं, टाइम का मान हमेशा एक ही है। टाइम का मान कितना है, 1 सेकेंड है। अब कब आ पाएगा आई का मान 1, जब कूलॉम की मात्रा भी एक ही होगी, होगा ना। इसका मतलब समझने की कोशिश करना, 1 सेकेंड टाइम कर दिया हमने, और कूलॉम की मात्रा कर दी, आवेश की मात्रा कर दी 1 कूलॉम। इसका मतलब समझना, इस तार में से मान लीजिए ये कॉपर का तार जो था,
इस तार में से, इस तार में से 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में इस लाइन से, इस लाइन से गुजरने वाले आवेशों की संख्या, गुजरने वाले आवेशों की संख्या कितनी होगी, 1 कूलम होगी। जब 1 सेकंड में इस वाले, इस तार के इस पॉइंट से गुजरने वाले आवेशों की संख्या 1 कूलम जब हो जाएगी, तब हम बोल देंगे कि वहां पर धारा का मान कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। किसी तार में से 1 सेकंड में इस पॉइंट से जितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, उन कितने इलेक्ट्रॉन गुजरना चाहिए, 1 कूलम, 1 कूलम। जब 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश गुजरेंगे तो हम वहां पर बोलेंगे कि धारा का मान है 1 एम्पियर, है ना। तो ये आपको समझ में अगर नहीं आया है तो थोड़ा सा सब्र करो, धीरे धीरे इसके बारे में सोचोगे तो ज्यादातर समझ में आ जाएंगी चीजें, है ना। उसके बाद थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि विद्युत धारा को कौन से यंत्र से नापते हैं। ये तो पता चल गया कि इकाई इसकी होती है, 1 एम्पियर होती है इकाई। अब ये बात कर लेते हैं कौन से इक्विपमेंट से नापते हैं। तो याद रखिएगा, अमीटर से नापते हैं, अमीटर से। और अमीटर को अभी एक बात यहाँ पर याद रख लेना, ये बात कब क्लियर होगी, जब श्रेणी क्रम समांतर क्रम पढ़ा दूंगा आपको, 2 क्रम होते हैं। तो अमीटर को हमेशा 2 बातें हैं इसकी, श्रेणी क्रम, और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इस चीज को याद रख लेना बस अभी के लिए, क्योंकि जब चैप्टर पढ़ लोगे ये वाला तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला था, है ना। क्या बोलने को, क्या याद करने को बोल रहा हूँ मैं, याद करने को ये बोल रहा हूँ कि अमीटर जो है, अमीटर के बारे में 2 चीजें जो ऑब्जेक्टिव में बनती है वो क्या है। अमीटर के बारे में 2 ऑब्जेक्टिव क्या बनते हैं, पहला तो ये बनता है कि कौन से क्रम में जोड़ता है। अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और दूसरा, इसका प्रतिरोध कितना होता है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो प्रतिरोध 0 होता है इसका। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो है वो 0 होता है। ये दोनों ही चीजें जो है जब ओम का नियम पढ़ा दूंगा तो प्रतिरोध वाला समझ में आ जाएगा, और जब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ा दूंगा तो ये श्रेणी क्रम वाला ऑप्शन समझ में आ जाएगा, क्यों पूछा जाता है ये, है ना। तो आज हमने जो सीखा वो ये सीखा कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा पहले क्या सोचते थे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट, करंट कहलाता है, लेकिन वैसा नहीं था। बाद में पता चला कि आवेश प्रवाह की दर जो है वो विद्युत धारा कहलाती है। वही डेफिनेशन भी उसकी, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। उसी की डेफिनेशन से जो है वो फॉर्मूला बना, I इक्वल्स टू आवेश बटे समय, है ना। जब भी दर आता है तो समय डिवाइड में कर लेते हैं हम, यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो आवेश है, तो आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलेंगे, आवेश बटे समय। आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, समय को रिप्रेजेंट करते हैं T से, तो फॉर्मूला बनेगा I इक्वल्स टू Q अपॉन T, है ना। और इसकी इकाई जो होती है वो होती है एम्पियर। और एम्पियर का जो है, अगर हम 1 एम्पियर की परिभाषा पूछें तो 1 एम्पियर की परिभाषा जो है वो होगी, 1 सेकेंड में अगर आवेश आवेश प्रवाहित होने वाले आवेशों की मात्रा 1 कूलम है तो वहां पर धारा का मान होगा 1 एम्पियर। जो विद्युत धारा का नापने का यंत्र है वो अमीटर है। अमीटर से हम विद्युत धारा को नापते हैं। अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और जो आदर्श अमीटर होता है उसका प्रतिरोध कैसा होता है, 0 होता है, 0 होता है, 0 ओम होता है। तो ये चीज हमको जो है वो आज हमने सीखी हुई है। इसी कड़ी में आपको आज क्या करना पड़ेगा, आपको इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा बुक में। आप यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसी चैप्टर में जो है वो पढ़ना जरूर है। देखो 2 पेज पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो है 1 एम्पियर की परिभाषा दी हुई है ना। ये एमीटर का नाम भी लिखा हुआ है कि अमीटर का यूज करते हैं। अब इन्होंने ए मीटर लिखा हुआ है और मैं बोल रहा हूँ अमीटर, दोनों में फर्क नहीं है बेटा। अमीटर भी लिख सकते हो, ए मीटर भी लिख सकते हो, है ना। इसका इंग्लिश में नाम एक्चुअली ए मीटर है ऐसा। तो हिंदी में उसको अमीटर भी पढ़ सकते हो और ए मीटर भी पढ़ सकते हो, दोनों में पढ़ सकते हो, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, सही है। आंद्रे मेरी एम्पियर ने इसकी खोज की थी, इसी के नाम पर इनके यूनिट का नाम एम्पियर रखा गया है। 1 एम्पियर की परिभाषा यहाँ पर दी हुई है। 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकेंड 1 कूलम आवेश के प्रवाह से होती है। मतलब अगर 1 सेकेंड में कितने आवेश प्रवाह हो रहे हो, 1 कूलम आवेश प्रवाह हो रहे हो, तो वहां पर विद्युत धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखी हुई है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा कूलम है जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है। मतलब 1 कूलम, अगर हमको 1 कूलम आवेश चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी चाहिए पड़ेगी, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 10 की घात 18 गिनती कम पड़ जाएगी। 10 की घात 18 मतलब की इकाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
18, और यहाँ पर एक की जगह लगा दो 6। अब काउंट करो इकाई से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, उसके बाद शंख, 10 शंख, नील, 10 नील। नील भी कम पड़ गया। इतने इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए पड़ेंगे हमको, इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जितना आवेश होगा ना वो होगा 1 कूलम। सोचो 1 कूलम आवेश के लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 कूलम में कितने आवेश होते होंगे सोचो, मतलब संख्या आप समझ सकते हो। 1 कूलम में 1 कूलम चाहिए तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए कि हमारी हिंदी की गिनती कम पड़ जा रही। इसको मिलियंस में व्यक्त कर सकते हैं आसानी से। बात समझ में आ रही है? ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका दिमाग खोलने वाली लाइन है। बोल रहे हैं अगर 1 कूलम अगर हमको चाहिए है तो हमको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए पड़ेंगे, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चाहिए पड़ेंगे। जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे तब हमारे पास जितना आवेश होगा वो 1 कूलम होगा। तो 1 कूलम आवेश बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम डेली लाइफ में जो है वो 1 कूलम की जगह मिली कूलम या फिर इससे भी छोटा माइक्रो कूलम की बात करते हैं, माइक्रो कूलम की बात करते हैं, क्योंकि बहुत इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होना कैलकुलेशन को कठिन बना देता है ना। और उसके बाद हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻9 है। ये चीज मैंने आपको आज बताई भी। एक इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलम आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर बहुत कम कूलम होता है। 1 कूलम को पूरा करने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है ना। ये दो बातें आपको समझ में आना चाहिए। अगर एक बार पढ़ के देखना नहीं समझ में आएगी तो कल फिर से बताऊंगा। यहाँ पर जो 1 एम्पियर की परिभाषा दी हुई है, यहाँ पर एक अमीटर परिपथ में लगाया हुआ है, तो आप देखोगे यहाँ पर जो है वो परिपथ के बीच में बिल्कुल एमीटर को जोड़ दिया। इसका सिंबल ऐसा गोल बना देते हैं, बीच में ए लिख देते हैं। जहां से विद्युत धारा आ रही है उसको प्लस लिख देंगे, जहां से निकल रही है उसको माइनस लिख देंगे, है ना। तो ये विद्युत परिपथ में एक अमीटर लगाया हुआ है। ये क्या है, ये बल्ब है। बल्ब का सिंबल ऐसा होता है। ये क्या है, ये बैटरी का सिंबल है। सिंबल बताऊंगा जब बताऊंगा। ये क्या है, कुंजी है, स्विच, स्विच का सिंबल है जो कि मैं बताऊंगा। तो आज का आपका होमवर्क है, इस चीज को पढ़िएगा, आपको समझ में आएगी। केवल 2 पेज पढ़ने का बोल रहा हूँ, विद्युत, ये वाला इंट्रोडक्शन इसका, और ये यहाँ तक बस। उसके बाद ये न्यूमेरिकल अपन कल जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। ये वाला भी एक न्यूमेरिकल करेंगे, कल कर लेंगे, केवल पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा ओवर हो गया है, 13 मिनट आगे बढ़ गया हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।